नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं हूं जेनिफर, आपके साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर खेती बाड़ी से जुड़ी लाभकारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि केले में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ धान में कीट प्रबंधन कैसे करें। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। फसल लगाने से पहले मिट्टी जांच और बीजोपचार करना ना भूलें। बरसात के मौसम में पशुओं का करें अच्छे से प्रबंधन, पशु हो सकते हैं बीमार। उन्नत प्रभेद से गेंदा की खेती, मुनाफे की खेती। किसान भाइयों, प्रदेश सरकार बीज का चयन, बीज उपचार और मिट्टी जांच की सुविधा पूरे प्रदेश के किसानों को देती रही है। इसलिए आप सरकार की इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं और बीज का उपचार और मिट्टी की जांच फसल बोने के पहले अवश्य करें। किसी भी फसल की उन्नत खेती में बीज का चयन एवं उपचार तथा मिट्टी जांच का सबसे अधिक महत्व होता है। बीज का चयन जहां उत्पादन को बढ़ाता है, वहीं बीज का उपचार पौधों के विकास की अवस्था में उसे रोगों से बचाता है। फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच से ये पता चल जाता है कि मिट्टी में किस उर्वरक की कितनी मात्रा में जरूरत है। इससे किसानों की लागत कम होती है और उत्पादन एवं मुनाफा बढ़ जाता है। पशुपालक किसान भाइयों, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन अच्छे से करें। ये मौसम जहां तहां जल जमाव और तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव के कारण संक्रमण का मौसम होता है, जिसमें दुधारू पशुओं को सर्दी, खांसी, खुरपका, मुंहपका रोग या बुखार जैसी बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए बचाव आवश्यक है। बरसात के मौसम में गौशाला में या आसपास पानी जमा न होने दें। साथ ही पशु एवं उनके आहार को भी सूखा रखें। खबरें खेती की में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के प्रगतिशील किसान दशरथ कुमार से, जो धान, गेहूं के साथ ही समेकित खेती कर रहे हैं। दशरथ ने 1 बीघे में कद्दू की खेती की है। 17,000 रुपए की लागत से की गई कद्दू की खेती से इन्हें दोगुना मुनाफा होने की उम्मीद है। किसान भाइयों, जल संकट से पूरी दुनिया चिंतित है। भूमिगत जल की खपत का एक मुख्य स्रोत कृषि है। इसलिए हमारे देश के किसानों को पारंपरिक सिंचाई की जगह पर सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। सिंचाई की इस विधि में पटवन क्यारियों में न करके पाइप एवं नोजलों के सहारे फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। कम सिंचाई वाली फसलों जैसे गेहूं के लिए यह विधि काफी कारगर साबित होती है, जो भूमि के कटाव को रोकता है और समान रूप से हर पौधा तक पानी पहुंचाता है। सरल तरीके से पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी पद्धतियों की आज जरूरत बन गई है। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक से अगर नेनुआ की खेती की जाए तो वर्ष भर बाजार में इसकी मांग के कारण नेनुआ आपको सालों भर मुनाफा दे सकता है। नेनुआ की खेती में जुताई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खेत में प्राकृतिक खाद या जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद रोटावेटर लगाकर खेत की जुताई कर दें। इसके बाद आखिरी जुताई के समय रासायनिक खाद के रूप में NPK की 100 से 125 किलोग्राम की मात्रा को खेत में छिड़क दें। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल बना दें। तुरई के पौधों की रोपाई के लिए उचित दूरी रखते हुए क्यारियों की तैयारी कर लें।
किसान भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार तथा कृषि वैज्ञानिकों के लगातार चिंतन से बड़ी संख्या में किसान विविधतापूर्ण खेती करने लगे हैं। पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती और यहाँ तक कि फूलों की खेती भी अब किसान कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। यदि किसान नियमित फसल के अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो खाली पड़ी जमीन पर गेंदा की खेती कर सकते हैं। गेंदा के फूलों की मांग बाजार में अत्यधिक देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। खास बात यह है कि इस फूल की खेती कम जगह पर आसानी से की जा सकती है। ऐसे में अगर आप गेंदा की खेती इसके उन्नत प्रभेदों को अपनाकर करते हैं तो आपकी खेती कभी घाटे में नहीं जाएगी। अफ्रीकन और हजारिया गेंदा को कृषि वैज्ञानिक उन्नत प्रभेद मानते हैं। इसके अलावा रस्टी रेड, बटर स्कॉच, बटर वॉल, फायर ग्लो, रेड ब्रोकार्ड, सुसाना, फ्लेमिंग, फायर डबल, स्टार ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ गोल्ड, येलो सुप्रीम, जाई डबल अफ्रीकन, नारंगी जोयल, डबल पीला क्रेकर, जैक, गोल्डन एंज, कतकलिया भी गेंदा के उन्नत प्रभेद हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताजा भाव कुछ इस प्रकार रहे। भिंडी 2500 रुपए प्रति क्विंटल, बैगन 3000 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपए प्रति क्विंटल और परवल 3000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सितंबर में बोई जाने वाली अरहर की किस्में जैसे पूसा 9, शरद आदि 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में केला एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। केला पोषक तत्वों से भरा होता है। केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे अन्य कई पोषक तत्व मौजूद है। केले के उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण केले की खेती का भी महत्वपूर्ण इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन केले की खेती में भी कीट एवं रोग ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में समय रहते इसका उपाय ना किया जाए तो काफी भारी नुकसान उठाया जा सकता है। केले में समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम से। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली आए हुए हैं और आज यहाँ बात करेंगे केले में कीट और व्याधि से कैसे बचाया जाए ताकि आपका उत्पादन अच्छा से अच्छा हो। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक प्रेम प्रकाश गौतम जी। गौतम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि केले में कौन कौन से कीट हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिहार में केला आम के बाद लगाने वाला दूसरा प्रमुख फल है जो सबसे ज़्यादा बिहार में लगाए जाते हैं और इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो हमें किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें कुछ प्रमुख कीट हैं जो इसे उत्पादन एवं उत्पादकता पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसके कुछ प्रमुख कीट हैं जिसमें केला तनाछेदक, प्रकंद भेदक, बनाना एफिड और स्कैरिंग बीटल, ये 4 प्रमुख कीट हैं जो इसे बहुत ही बुरे तरह से प्रभावित करते हैं हमारे फसलों को। मैं बताना चाहूँगा केला तनाछेदक के बारे में कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये हमारे फसल को प्रभावित करते हैं और इसके प्रबंधन कैसे करेंगे। तनाछेदक जो है यह केला के जैसे इसका नाम है उसी प्रकार से ये केला के तने में वो इसके जो लार्वा होते हैं वो छेद करके इसके अंदर प्रवेश करते हैं और उसके अंदर ही अंदर इसके मुलायम भागों को खाते हैं और सुरंग बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां जो है वो मुरझाने लगती है और अंततः सूख जाती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि जो छेद दिखाई पड़े तनाछेदक का, उसमें फ्यूराडन का 10 से 15 दाने उसमें डाल दें और उसके बाद मिट्टी में भी कार्बोफ्यूरान 3G नामक कीटनाशक का 150 से 200 ग्राम प्रति पौधा की दर से मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करें। ऐसा करने से इस कीट से हम अपने फसल को बचा सकते हैं। दूसरा प्रमुख जो कीड़े हैं वो है राइजोम वेविल, जिसे हम प्रकंद भेदक भी कहते हैं। यह जो कीट है वह मिट्टी के पास जो शक्कर होता है, जो राइजोम होता है, उसमें इस जो मादा कीट होती है वह उसमें अंडे दे देती हैं और जो लार्वा होते हैं उसके राइजोम के अंदर घुस करके सुरंग बना देते हैं। लार्वा के बाद इसका प्यूपा स्टेज आता है, वह निष्क्रिय अवस्था में होता है और वो सुरंग बनाने के बाद इसमें से जो वयस्क कीट निकलते हैं वह रात्रि में निकल करके वो राइजोम को पूरा खाते रहते हैं। इसका असर हमें सीधे पत्तियों पर देखने को मिलता है कि पत्तियां मुरझाने लगती हैं और सूख जाती हैं। इसके प्रबंधन करने के लिए हमें क्लोरोपाइरीफॉस का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इसके जड़ के पास व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से इस कीड़ा से हम प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा प्रमुख कीट है बनाना एफिड। बनाना एफिड यह भूरे रंग का बहुत छोटा कीट है जो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं केले का, वहाँ पे गुच्छे में कीड़े बैठे रहते हैं जो धीरे धीरे पत्तियों से रस चूसते हैं।
इसका कारण क्या, चूसने के बाद क्या होता है कि केला का पत्तियों का जो रंग है धीरे धीरे पीलापन पड़ते पड़ते वो सूख जाता है। और यह कीट जो है यह एक बंची टॉप नामक बीमारी है, उसका वाहक का भी कार्य करता है। इसलिए इस कीट को प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह चूसक कीट है, इसलिए इसे प्रबंधन करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं। और चूँकि केला का पत्तियाँ जो है वो इसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, इसलिए यह व्यवहार करने से पहले इसमें स्टिकर ज़रूर मिलावे किसान भाई। इसके बाद चौथा जो कीड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे स्कैरिंग बीटल कहते हैं। यह पत्तियों एवं फल दोनों को प्रभावित करते हैं। शुरुआती अवस्था में ये पत्तियों को खुरच कर खाते हैं और ये कच्चा फल जब होता है उसे भी ये खुरच करके खाते हैं, जिसका निशान खुरचा हुआ दिखाई पड़ता है। और यह जो कीड़े का प्रकोप होता है अप्रैल मई से लेकर के सितंबर अक्टूबर के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कीड़े के प्रबंधन के लिए क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर फलों पे और जड़ में भी इसका व्यवहार करें। और इस कीड़े से बचाने के लिए जो गुच्छा होता है केले का, उसे हम पॉलीथीन या नायलॉन नेट से कवर करें तो हमारा इस कीड़े से भी बचा सकते हैं। और जो केले का फल होता है उसकी मोटाई एवं वज़न में भी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, गौतम जी ने कीट के प्रबंधन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। अब आइए बात करते हैं केले में होने वाले बीमारियों के बारे में। तो गौतम जी, कौन कौन सी बीमारी प्रमुख रूप से हैं जो केले के फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाती है, उसका प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? केला में लगने वाले प्रमुख रोग है पनामा विल्ट, जो बहुत ही घातक रोग माना जाता है केला के फसल के लिए। यह जो है वो 5वें से 6ठे महीने से पौधे में लगना शुरू हो जाता है। इसका प्रबंधन के लिए सबसे पहले जब भी नया पौधा लगाते हैं किसान भाई, तो उस समय जो शक्कर होता है उसे कार्बेंडाजिम नामक दवा से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर उसमें आधे घंटे के लिए उपचारित करें। उपचार करने के बाद ही इसे लगाएं। और उसके बाद भी अगर जब बुआई करने का समय आता है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और सीडोमोनास नामक फंजीसाइड का ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम और सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का 50 ग्राम मिलाकर ये बुआई के समय में मिट्टी में व्यवहार करें। तो किसान भाइयों, केले के फसल को कीट और व्याधियों से बचाव के लिए बहुत ही सुंदर सलाह डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम जी ने दी है। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। आप मेरे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं।
जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ हैं। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। धान की फसल की रोपाई का वक्त समाप्त हो चुका है, लेकिन अगले 15 से 20 दिनों में ये विभिन्न अवस्थाओं में होंगे। इस अवस्था में खासकर धान की फसल में कीट ज्यादातर लगते हैं। कैसे बचाया जाए धान की फसल को, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर वाजिद हसन से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं धान में कीट प्रबंधन के बारे में। और इस खास और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद हसन, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में। और हम अपने विशेषज्ञ का कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। सर, धान में जो कीटों का प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें? हाँ, किसान भाइयों नमस्कार, सभी को आदाब। देखिए, ऐसा है, धान का जो फसल है हमारा धान का फसल है उसमें मोटा मोटी 200 से ज़्यादा कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनमें से जो 7-8 हैं वो बहुत ही मुख्य हैं। वो हर साल हमारी फसल को बुआई से लेके कटाई तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम उनको अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित करके उनका एक प्रबंधन अच्छी तरीके से कर लें तो धान में जो हमारा 10 से 25% तक कीड़ों से नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं तना छेदक। धान की रोपाई से लेके पहले 2 महीने तक, इवन 2.5 महीने तक जो है तना छेदक का प्रकोप कभी भी हो सकता है। ये कीड़ा क्या करता है, हमारा तने, इसके जो अंडे हैं कीड़े के, वो पत्तियों के ऊपर नीचे की तरफ गुच्छे में दिए जाते हैं, जिसमें 160 से 170 अंडे एक साथ दिए जाते हैं। और उन अंडों से इनके लार्वे निकल कर जो है पौधों में, आसपास के पौधों में फैल जाते हैं और जाकर तने में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और उसको अंदर से काट देते हैं, जिससे किसान भाई पहचान सकते हैं कि ऊपर का गाभा जो बोलते हैं, जो ऊपर का मेन जो हमारा जिस पे बाली निकलता है, गाभा है, वो सूख जाता है और उसको अगर हम खींच के निकाल के देखें तो वो आराम से निकल जाता है। तो ये इसकी पहचान है। तो किसान भाइयों, अगर हमें खेत में इसके अंडे नज़र आएँ तो पहले कोशिश कर रहे हैं हम कि ऊपर की जो पत्तियां हैं उनको देखें। ये कभी कभी अंडे हमारा जो है नर्सरी अवस्था में, अगर धान की नर्सरी हमारी 25 दिन से अधिक हो गई है, जैसा कि अभी इस साल क्या था, सुखाड़ हो गया था, तो हमारी नर्सरी ऑटोमेटिक 30 दिन 40 दिन तक की हो गई थी, तब किसान भाइयों ने रोपाई किया, पानी लेट से आया। तो ऐसी अवस्था में हमें वहीं से ध्यान देना होगा इसकी रोकथाम के लिए कि जब हमारी नर्सरी 22 से 25 दिन से अधिक की हो तो उसको खेत में रोपने से पहले ऊपर से 1 से 1.5 इंच हम उसको कैंची से या हसुआ से किसी भी चीज़ से उसको काट लेते हैं। उसके काटने से ये फ़ायदा होता है कि वो जो ऊपर का जो टिप है उसका 1 से 1.5 इंच, उसी में उसके अंडे होते हैं और वो कट के जो अलग हो जाते हैं, उनको हम अलग से कहीं जला देते हैं। तो ऐसे क्या है, वो काटने से जो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो स्वस्थ जो आगे पौधा होना है धान का वो होगा। अगर फिर भी कहीं से बाहर से आके इसकी मादा हमारे खेत में 1 महीना 1.5 महीना बाद जो है अंडे दे देती है, तो हमें उसके सिम्टम कहीं कहीं जो है हमारा मेन गाभा सूखा दिखाई देता है। उसको खींच के देखते हैं तो आप बड़े आराम से खींच जाता है और नीचे देखते हैं कटा हुआ होता है, बहुत उसमें जो है एक दुर्गंध आती है और नीचे उसका लार्वा, पिल्लू बोलते हैं किसान भाई, वो भी मिलता है।
तो ये उसकी पहचान है। तो उसके लिए ये नहीं कि हमें एक आध दिखा तो हमने बहुत सारा कीटनाशी उसमें छिड़काव शुरू कर दिया। पहले हम देखते हैं उसका कितना ATL है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हम देखते हैं मोटा मोटी अपने खेत में जो है 5-6 जगह देख लेते हैं, 1-1 मीटर जगह में। अगर 1-1 मीटर जगह में एक हमें डेड हर्ट बोलते हैं उसको, जो उसका गाभा सूख जाता है उसको हम डेड हर्ट जो एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको वो 4-5 जगह में से 3 या 4 मिल जाता है तो आप जो है उसके लिए प्रबंधन के लिए शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए अगर खेत में नमी है, पानी है, तो बेहतर रहेगा कि आप ग्रेन्यूल जो दानेदार हमारे कीटनाशी आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो मुख्य हैं कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G करके दानेदार आता है, या रीजेंट के नाम से एक फिप्रोनिल 0.3% का जो है रीजेंट आता है, उसको आप जो डाल सकते हैं। या एक जो है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल बहुत अच्छा नया मॉलिक्यूल है, 0.3G करके ये भी आता है। तो अब इनकी बात आती है मात्रा की, मात्रा कितना हम ले सकते हैं। अगर कार्टाप 4G ले रहे हैं तो हमें 8 kg प्रति एकड़ बालू में मिला के खेत में अच्छे तरीके से समान रूप से छिड़क देते हैं। और फिर जो है पानी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पानी थोड़ा सा उसमें दे देना चाहिए। ऐसे ही बात आती है फिप्रोनिल 0.3G की, उसको भी 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। और अगर आपको मिल रहा है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी डोज कम है, बात वहीं पे हो जाती है। ये आपको 2.5 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल देंगे तो इसका प्रकोप आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं किसान भाई, कि खेत में हम जैसे धान की रोपाई करते हैं तो फेरोमोन ट्रैप जो है गंध परपंज बोलते हैं, उनको भी ले सकते हैं। उसको लगाने से क्या होता है, 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा में हम 20 जो है फेरोमोन ट्रैप अगर लगा देते हैं तो इसके जो कीड़े हैं वो उसमें आगे फंसने लगते हैं। तो किसान भाई को पता लग जाता है कि इसका प्रकोप हमारे खेत में हो चुका है, तो हम फिर कीटनाशी पे जा सकते हैं। अगर उसमें नहीं फंस रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, फिर आपको कीटनाशी डालने की ज़रूरत नहीं है। सर, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो कम जोत वाले हैं या बड़ी जोत वाले हैं, तो वो धान का जो मुख्य रूप से जो रोग है उसको पहचान नहीं पाते हैं, कीटों का जो प्रकोप है उसको भी अंदाज़ा उनको नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कौन से वो उपाय हैं? पहले किसान भाई को खेत में कोई भी समस्या आए तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में उपलब्ध है, वहाँ पे वैज्ञानिक बैठते हैं, पौधा लेके वहाँ चला जाए तो वहाँ पे जो वो जानकारी देंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो कीटनाशी का छिड़काव करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरे, अगर आप से दूर है कृषि विज्ञान केंद्र तो आप जिला में आपके जो है डिस्ट्रिक्ट प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर बैठते हैं, उनके पास जा सकते हैं, या आपके किसान सलाहकार या किसी समन्वयक, उन लोगों से जो कृषि विभाग के लोग हैं, उन लोगों को समन्वय बना के सही दवा का पता सही कीटनाशी का पता करके आप छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब बात कर रहे थे हम BPH की। BPH जो भूरा फुदका है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो अगर हमारे खेत में दिखने लगता है तो उसके प्रकोप से बचाव के लिए हम 3-4 कीटनाशी हैं, बहुत ही सस्ती और बहुत अच्छी उपलब्ध हैं। उनमें पहला है थायामिथोक्साम 25 WG, उसका हमें आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो हमारे चतरा का प्रबंधन काफ़ी अच्छे से BPH का हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। उम्मीद है आज की सभी जानकारियां आप सभी किसान भाइयों के लिए लाभकारी होगी। अगली बार हम फिर रोचक जानकारियों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।